माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी से वादा किया हुआ था कि हम लोग पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म के कुछ थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आज से माय डियर हम लोग न्यूमेरिकल की बारी है। आज से 2 से 3 क्लासेस जो ऑब्जेक्टिव की होंगी उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म एंड मैटर इस चैप्टर के आपके कुछ न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं माय डियर। तो बिना समय गंवाए माय डियर, हम लोगों के पास समय कम है, 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरी तरह से समाप्त करना है। ठीक है माय डियर, तो शुरू करते हैं आज का क्लास माय डियर। वीडियो देखो, शेयर करो माय डियर। आप देखो, ये परिवार को बहुत बड़ा बनाना है और इसकी जिम्मेवारी आपका। मैं पूरे तरीके से, मैं शानदार तरीके से जितना एफर्ट हो सकता है उतना करता हूं आपके लिए। बस आपको भी थोड़ा सा करना है कि पढ़ने के साथ साथ इस मेंबर को, इस परिवार को बहुत बड़ा बनाइए माय डियर। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे और जाहिर सी बात है देखेंगे पहला क्वेश्चन ही आपके सामने जो लिखा हुआ है उस पे काफी सारे स्टार लगे हुए हैं, दूसरे पे भी स्टार लगे हुए हैं और एक्चुअली में जो तीसरा क्वेश्चन है ना वो भी काफी सारा स्टार वाला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। मतलब कि ये एग्जाम में आने वाली संभावनाएं जो होती है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटीज आप कह सकते हैं कि मतलब आने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना होती है हर साल के लिए। एक साल की बात नहीं करूंगा, हर साल ये क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं माय डियर। क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म से, जब मैंने आपको मॉर्निंग की क्लास में पढ़ाया था, तो अर्थ मैग्नेटिज्म से माय डियर अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो वो डीप एंगल के से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और डीप एंगल से रिलेटेड यही 3 बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसको अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है माय डियर। तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ डीप एंगल एट पोल्स, ध्रुव पर आपको नमन कोण का मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि भाई ये पृथ्वी हमारा है, ये ऐसे पृथ्वी, ये जो होता है जो वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइंस यहाँ पे पोल्स होती है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज लाइन है, इसको हम लोग इक्वेटर वाली लाइन बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो आप देखेंगे जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पे पोल्स पे हमारे क्या है, डीप एंगल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। कितनी होती है, 90 डिग्री। तो डीप एंगल की वैल्यू आपको पोल्स पे होती है 90 डिग्री और इक्वेटर पे कितनी होती है, बोला 0 डिग्री। इक्वेटर से ही तो लाइन बनाते हैं, तो बोला ये इक्वेटर हो गया, तो इससे ये पोल्स पे जाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा, तो डेल्टा हो गया 90 डिग्री आप समझ लीजिए। और इक्वेटर पे कितना बन गया, बोला 0 डिग्री बन गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोल्स के लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और जो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ डीप एंगल एट कहां, इक्वेटर, तो इक्वेटर पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला 0 डिग्री। कितनी हो जाती है, 0 डिग्री। तो पहला का आंसर हमारा बी होगा और दूसरा का आंसर ए हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कहता है कि इफ द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डीप एंगल इज माय डियर। अब देखिए शानदार क्वेश्चन है। थर्ड नंबर कहता है कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज में और वर्टिकल में, ऊर्ध्वाधर में, दोनों में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, समान है, इक्वल है। तो आपको डीप एंगल का मान बताना है, नमन कोण का मान, डीप एंगल का मान बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर। ये क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपस में बराबर है, बराबर है, तब डीप एंगल का मान बताइए। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो आपको डीप एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर tan डेल्टा इज इक्वल टू होता है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। मैं आप सभी को ये फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, जहां पे अर्थ मैग्नेटिक जगह पढ़ाया था वहां पे मैग्नेटिक कंपोनेंट करके एक अलग से टॉपिक पढ़ा रखा है, उसमें आपको ये पढ़ा रखा है tan डेल्टा इज इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। और आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपस में बराबर है, तो जब बराबर होगा तो कट नहीं जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, एक। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपस में बराबर है, माने ऊपर वाला नीचे वाला आपस में बराबर, तो कट के 1 नहीं हो गया, बोला हो गया सर। तो tan डेल्टा का मान 1, tan डेल्टा का मान 1 कितना होता है बताइए मुझे। tan थीटा का मान कितना डिग्री पे 1 होता है, tan थीटा का मान कितना डिग्री पर 1 होता है, बोला सर 45 डिग्री पर। tan 45 का मान 1 होता है सर। इसका मतलब इस डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, बोला डेल्टा का मान कितना हो जाएगा सर, 45 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी
हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसी पे घुमा फिरा के आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि tan डेल्टा इक्वल टू v/h, तो आपको अर्थ मैग्नेटिज्म से अगर कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, तो आप एकदम 100 के 100% करके आइएगा माय डियर। बस आपको tan डेल्टा इक्वल टू v/h वर्टिकल अपन हॉरिजॉन्टल आपको याद होना चाहिए। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। आइडिया माय डियर समझ में आए बातें? बस अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा माय डियर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं माय डियर। बढ़ते हैं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने 4th नंबर और 5th नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल प्योरली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है माय डियर, जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत आसानी से पूछा जा सकता है माय डियर। एकदम आसान क्वेश्चन है और एकदम आने की भी संभावना एग्जाम के अंदर पूरा है माय डियर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखेंगे, कहता है कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर, ठीक है, कहता है एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, if both carries 1 ampere current, then the force of attraction per unit length of the wire is my dear। फिर से समझेंगे, हिंदी में समझते हैं क्या कहता है। कहता है कि 2 समानांतर तार है, ठीक, पहले बोल दिया कि 2 समानांतर तार है। क्वेश्चन कैसे समझते हैं इस चीज को आप समझिए माय डियर। जब तक आप ये बात नहीं पता चलेगा आपको कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे रीड करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को कैसे सीखते हैं, तब तक आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनने में हमेशा ही दिक्कत आएगा माय डियर। तो क्वेश्चन जब तक न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, तब तक उसको सोल्व करने में कोई फायदा नहीं है। 2 से 3 बार आप क्वेश्चन को पढ़िए और 2-3 बार में आपको एकदम उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और फिर आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर देंगे माय डियर। कहते हैं क्वेश्चन में क्या कि 2 समानांतर तारों के बीच की दूरी दे रखी है 1 मीटर। 2 तार है, उसके बीच की दूरी 1 मीटर है। बोला ठीक है, आगे बताइए। आगे कहता है कि उनमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कि दोनों में, उनमें का मतलब हो गया दोनों में, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, दोनों में 1-1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और आपसे पूछ रहा है कि उनके बीच एक लंबाई पर लगने वाला, एक लंबाई नहीं, एकांक लंबाई हो जाएगा, एकांक पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान हमको बताना है। तो ये वाला टॉपिक हमने आपको थ्योरेटिकल वाली क्लासेस में पढ़ा रखा है कि जब सर 2 तार होंगी, ये 2 तार होंगी, और देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कह रहा है, यानी कि लगने वाले आकर्षण बल, उनके बीच जो बल लग रहा है वो कैसा है, आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो अट्रैक्शन, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है माय डियर, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि तार में करंट किधर हो कि अट्रैक्शन फोर्स हो। तो अट्रैक्शन फोर्स तब होता है जब दोनों तारों में करंट सेम डायरेक्शन में होता है। याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे, पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि 2 तार में करंट का डायरेक्शन किधर होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब होगा, आकर्षण बल तब लगेगा तारों के बीच में, जब दोनों तार में करंट कैसे हो, समान दिशा में हो, यानी कि दोनों में ऊपर हो, दोनों में नीचे में, जैसे फ्लो हो रहे हो सेम करंट होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। बोला इसमें भी 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, करेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इन दोनों तारों के बीच की दूरी भी कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है माय डियर। अब हमसे क्या पूछता है, एकांक लंबाई पे बल बताइए। तो हम जानते हैं कि एकांक लंबाई पर बल, फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है आपको पढ़ा चुका हूं, μ0 I1I2 अपॉन 2 पाई r, ये होती है क्या, दोनों फोर्स, दोनों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल का फॉर्मूला μ0 I1I2 अपॉन 2 पाई r। तो बोला सर क्या दिक्कत है, सब कुछ तो हमें पता ही है, वैल्यू रख दीजिए। I का मान 1 है, I1 का, I2 का मान भी 1 है, R का मान, R दोनों के बीच की दूरी वो भी क्या है, 1 है। तो μ0 अपॉन 2 पाई का मान कितना होता है, बोला सर μ0 अपॉन 2 पाई का मान 2 गुना 10 के पावर -7 होता है। आया बात समझ में। I1 का मान 1, I2 का मान 1, तो 1 गुना 1, 1 ही रह गया, नीचे R है 1, तो वो भी 1 हो गया, तो हटा ही देंगे, तो खाली μ0 अपॉन 2 पाई ना बचेगा माय डियर। और μ0 का अपॉन 2 पाई का मान होता है
2 गुना 10 के पावर -7, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना था, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है माय डियर। ये बहुत आसानी से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा आंसर आ गया 2 गुना 10 के पावर -7। कहां दे रखा है, बोला सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पथ व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना इन मैग्नेटिक फील्ड इतना। यानी कि आपको कुछ वेलोसिटी दे रखा है आवेश का, और वो आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन उसका वेग दे रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र, जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो गति करता है इलेक्ट्रॉन, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है, और आपसे कह रहा है माय डियर क्या, कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान आपको बताना है। अब बोला सर ये कॉन्सेप्ट कैसे बता करेंगे हम, तो बोला लॉरेंज फोर्स आप सभी को पढ़ा रखा है माय डियर। तो जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होता है, चुंबकीय लॉरेंज बल जो होता है, वो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है, जब भी कोई आवेश क्या करता है, गति करता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर बल लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग चुंबकीय लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। और वो फोर्स करके क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज के वेलोसिटी को, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जिस वेग के साथ इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 10 मीटर प्रति सेकंड के साथ चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो 10 ही से चलता रहेगा, लेकिन वो 10 मीटर पर सेकंड का डायरेक्शन जो होगा लगातार चेंज होता चला जाता है, और जिसकी वजह से आपका चार्ज वृत्तीय गति करना शुरू कर देता है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर लॉरेंज फोर्स लगता है, तो लॉरेंज फोर्स उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर देता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगर सर्कुलर मोशन करेगा यानी वृत्तीय गति होगा, तो वृत्तीय पथ पर चलेगा इलेक्ट्रॉन, तो वृत्तीय पथ पर चलेगा तो उसका त्रिज्या भी तो होगा कुछ, बोला बिल्कुल होगा सर। त्रिज्या कितना होगा, साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक में ये पढ़ा चुका हूं, उससे पहले भी एक और टॉपिक था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस वाले टॉपिक में भी मैं पढ़ा चुका हूं रेडियस का फार्मूला। तो आप सभी के लिए मैं ये क्वेश्चन जो है, हो सकता है आपको नीचे ना दिखे, तो अगर जिनको लिखना है क्वेश्चन, आप बोर्ड वीडियो पॉज करके ऊपर वाला लिख लेंगे माय डियर। मैं ऊपर वाला तब तक मिटा देता हूं, नीचे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऊपर में करना है हमें, ठीक है। जिन्हें लिखना होगा वो लिख सकते। फिर भी जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है, उसके 5-7 दिन के बाद मैं इसका आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, जो पीडीएफ हैंड रिटेन होता है। मैं बार बार बोलता हूं, मैं कंप्यूटराइज बैठ के, मैं अकेला पर्सन हूं माय डियर, मुझे सब कुछ, सारा कुछ मुझे खुद करना होता है। मेरे पास कोई आदमी नहीं है जिसको बैठा के मैं सारा काउंटिंग टाइपिंग करवा रहा हूं, तो मुझे खुद ही करना होता है, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है, और ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, उसमें भी समय लगता है माय डियर, तो इसलिए टाइम बच नहीं पाता है। इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि जो भी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराता हूं वो हैंड रिटन होता है, हाथ से लिख करके क्वेश्चन दे देने में बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत कम समय लगता है, तो इसलिए मैं वहीं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा और आपको वहीं पढ़ना भी है माय डियर। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास mv/qb। क्या होता है, mv/qb, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है कि कोई भी अगर आवेश जो है सर्कुलर मोशन करेगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा, तो ये जो रेडियस होगा वो रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है। बोला मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 गुना 10 के पावर -31 होता है। वेग कितना दे रखा है, बोला सर वेग दे रखा है 2 गुना 10 के पावर -7। आगे बताइए चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 गुना -19। और आगे चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 3 गुना 10 के पावर -3। बोला सर क्या करना है, सोल्व कर लीजिए फटाफट से, पहले पावर का काम खत्म कीजिए। तो बोला सर 31 गो यहाँ है माइनस का, 7 गो यहाँ है, कितना हो गया 38 गो हो गया माइनस का, और 19 और 3 22 गो नीचे में है, ऊपर में 38 है, 10 के पावर 38 ऊपर में और 10 के पावर -22 नीचे में। तो ये 22 गो से 22 गो इसका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बोला सर 16 गो बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 16, 10 के पावर -16। पहले पावर मिलाइए, कहाँ 16 दे रखा है, ये देखिए सर सब में 16 है। बोला इससे काम नहीं बनेगा, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा हमें। तो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखिए,
9.1 है तो इसको काहे नहीं है, अप्रॉक्स में हम लोग लगभग 9 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए ऑप्शन इतना पास पास भी नहीं है, दूर दूर है। 3.8, 2.8, 4.8, तो एक एक का गैप है, तो आप आराम से इसको मान सकते हैं। 9.1 को 9 मान लीजिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए। बोला सर 3 से कट जाएगा 9 3 बार में, और 2 से ये 16 कट जाएगा 0.8 बार में, और ये पॉइंट हटेगा तो इस 3 के ऊपर 0 बैठा देंगे, तो मतलब सर क्या बैठेगा, ऊपर में सिर्फ 30 बचा और नीचे में सिर्फ यहीं 8 बचा। तो 30 में 8 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया, 8 तिरका 24। देखिए 3 पहले कहाँ आ रहा है, बोला सर पहला नंबर में ही 3 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। फिर भी आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे कि तो 8 तिरका 24 हो गया, तो 6 8 6 48, 8 7 56, ये देखिए 3.7 लगभग 8 है कि नहीं है, तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा माय डियर, इतना क्या हो जाएगा, मीटर। तो बोला आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट खाली फॉर्मूला था, फॉर्मूला में मान रखिए और मान रखते ही देखिए कट गया। एक लाइन का तो क्वेश्चन है, तो बहुत आसानी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं माय डियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज के लिए हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है माय डियर। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल ईच ऑफ रेडियस 2 पाई सेंटीमीटर। ध्यान देंगे यहाँ पे 2 पाई सेंटीमीटर, ये जो 2 पाई दे रखा है वो त्रिज्या दे रखा है, आर प्लेस्ड राइट एंगल टू ईच अदर if 3 ampere and 4 ampere are the current flowing through the then resultant magnetic field at the center of the coil my dear। आप जरा हिंदी में समझ के अच्छे से समझते हैं फिर क्वेश्चन को करते हैं। कहता है कि 2 कॉइल है, ठीक है, और दोनों कैसे हैं, सकेंद्री, दोनों का केंद्र क्या है माय डियर, समान है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत हैं। इसका मतलब जरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से। क्या कहता है कि 2 कॉइल है, एक कॉइल तो ऐसे होगा, और जिसका इसका केंद्र अगर ये है तो इसी का केंद्र दूसरे कॉइल का भी होगा, लेकिन दूसरा कॉइल क्या होगा, इसके लंबवत होगा माय डियर। यानी एक कॉइल वर्टिकल है, दूसरा कॉइल हॉरिजॉन्टल है माय डियर, और दोनों का केंद्र क्या है, बोला सकेंद्री है, कॉन्सेंट्रिक है माय डियर, एक ही केंद्र है माय डियर। ठीक, अब आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि दोनों की जो त्रिज्या है वो भी समान है। मतलब इस कॉइल की और इस कॉइल की, अगर पहला नंबर कॉइल है ये दूसरा कॉइल है, तो दोनों की त्रिज्या का मान सेम है। बोला कितना दे रखा है, 2 पाई दे रखा है, और दोनों में कितना करंट फ्लो हो रहा है, बोला एक में 3 एम्पियर और दूसरे में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तब हमको बताना है परिणामी मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मान बताना है, कहां पर, इनके केंद्र पर सेंटर पे। तो जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा फटाक से हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो आप सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए। बायोट-सवार्ट लॉ का 2nd नंबर एप्लीकेशन आप सभी को पढ़ा रखा है। करंट मैं बायोट-सवार्ट का 2nd नंबर एप्लीकेशन कि करंट कैरिंग लूप है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कितना होता है, μ0 I/2R, μ0 I/2R कह लीजिए, या μ0 4 पाई इंटू 2 पाई I/R कह लीजिए माय डियर। तो बोला सर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इस ऊपर जो वर्टिकल है, वर्टिकल के कारण इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर B1 लिखिएगा तो वो कितना लिखिएगा, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई I/R, ये होता है। बोला सर बिल्कुल ये होता है। तो 2 पाई से 4 पाई कट जाता है 2 बार में, तो हम लोग छोटा करके इसको इसी फॉर्मूले को क्या लिख देते हैं, μ0 I/2R लिख देते हैं। ठीक, तो बोला सर इसमें करंट कौन सा है, बोला μ0 तो वही है, बोला वहीं रहेगा, रेडियस वही है वहीं रहेगा, तो μ0/2R को अलग कर लीजिए और I को क्या कर लीजिए, I1 कर लीजिए। आया बात समझ में माय डियर। और जो B2 लिखिएगा, B2 तो हॉरिजॉन्टल वाला, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम फार्मूला बनेगा, μ0/2R और करंट I2। भाई रेडियस तो सेम ही दे रखा है क्वेश्चन में, बस करंट ही ना अलग है। बोला सर कोई दिक्कत नहीं, यही फॉर्मूला हो जाएगा। अब बोला B1 और B2 क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो लंबवत होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बोला रिजल्टेंट अगर है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, रूट अंडर
b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे क्या है माय डियर, लंबवत है। तो मैग्नेटिक फील्ड का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2ab cos थीटा लगाता अगर 90 डिग्री नहीं होता तो पर उसको हटा देते हैं, रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर आप मान रखेंगे माय डियर, यहाँ पे अगर आप मान रखिएगा, कितना मान रखेंगे, देखिए अगर म्यू नॉट अपॉन 2r यहाँ है b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू भी कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 2r है, दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है और स्क्वायर आप अंडर रूट करना चाहते हैं तो पहले ही उनको कॉमन कर लीजिए। तो पहले ही हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो म्यू नॉट अपन आप 2r को पहले ही कॉमन कर लीजिए और रूट के अंदर फिर किसको रखेंगे, सिर्फ i1 और i2 को। तो बोला स्क्वायर लगा रखा है तो स्क्वायर भी क्या कीजिए, लगा दीजिए। तो i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर ये लगा देंगे। ये लगाने के बाद देखिए क्या करना है, म्यू नॉट अपॉन 2r, म्यू नॉट अपॉन 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 × 10 के पावर -7 हो जाएगी। ठीक, और r की वैल्यू आपको पहले से क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, बोला सर 2 पाई दे रखी है। आगे बताइए आगे कितनी हो जाएगी, ये देखिए आगे रूट अंडर i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर। i1 कितना दे रखा है, बोला सर 3 का स्क्वायर और बोला जो 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, हो सकता है आपको नीचे नहीं दिखेगा माय डियर, तो मैं ऊपर वाली को मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको नीचे नहीं मैं नीचे मिटा दिया क्योंकि नीचे आपको दिख नहीं रहा था, तो मैं ऊपर में इसको लिख देता हूँ, फिर से वापस में लिख देता हूँ b = रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। सर अब बोला b1 की वैल्यू भी यही है और b2 की वैल्यू भी यही है, तो ये कॉमन कर लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2r दोनों में सेम है माय डियर। तो मैंने अभी बताया आप क्या कर लेंगे, दोनों को कॉमन कर लेंगे और सिर्फ ब्रैकेट में रूट के अंदर कौन रह जाएगा, बोला सर i1 और i2, यही तो अलग अलग है तो यही रह जाएगा। तो i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू आई यहाँ नहीं होगी, सॉरी आई तो पहले ही हमने निकाल लिया। तो म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, बोला सर म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई × 10 के पावर -7। नीचे में 2 है तो 2 लगा दीजिए। रेडियस हमको दे रखा है कितना, 2 पाई दे रखा है और रूट अंडर में क्या आ जाएगा i1, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। ठीक है माय डियर, अब देखिए अब ये क्या हो गया सर, 2 पाई × 2 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया और 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, बोला सर ये 5 का स्क्वायर मतलब 5 ही तो होता है। तो 5 × क्या आ गया हमारा आंसर, 5 × 10 के पावर -7, इतना टेस्ला। ये भी बहुत आसान कैलकुलेशन था आपका। क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है कि भाई अपने पे एक दूसरे के लंबवत है, तो लंबवत होगा तो रिजल्टेंट रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और b1 और b2 में दोनों में म्यू नॉट अपॉन 2r कॉमन है, बाहर कर लीजिए। सिर्फ ब्रैकेट के रूट के अंदर कौन होगा, i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर। i1 i2 का मान दिया है, वैल्यू रखिए 5 × 10 के पावर -7। तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था माय डियर आज हम लोग का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन माय डियर, कहां से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म से। इसके बाद भी एक दो क्लासेस और भी होंगे जिसमें हम लोग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ताकि हमारा टारगेट याद रखिए, हमारा टारगेट आपको कभी भूलना नहीं है, दिन रात सपने में हर जगह हकीकत में आपके आने ही आने चाहिए। 35 में 35, आपको 35 में 35 मार्क्स हर हाल में लेकर के आना है। अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस दोनों देख रहे हैं तो 35 में 35 आके ही रहेगा माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।